नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म में। और बिहार स्पेशल की इस स्पेशल सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है। तो मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य जो है वो शुष्क पर्णपाती वनों की श्रेणी में आता है। मुंगेर का भीम बांध अभ्यारण्य जो है वो शुष्क पर्णपाती वनों की श्रेणी में आता है, यानी शुष्क पतझड़ वाले वन। मुंगेर का भीम बांध अभ्यारण्य जो है वो शुष्क पतझड़ वाले वनों की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो 1956 में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया उस समय बिहार का पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। तो यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो बिहार का पुरुलिया जिला जो है वो बिहार से लेके पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विकास में सहायक था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विकास में जिस सबसे महत्वपूर्ण तत्व का योगदान था वो था लोहे का उपयोग। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्य लोहे की खोज करते हैं और इस लोहे से वे अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र तथा विभिन्न कृषि में सहायक उपकरणों का निर्माण करते हैं, जो कि उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के आंतरिक भागों में विस्तृत होने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण खोज जो आर्यों की थी, जो कि उन्हें भारत के अनछुए क्षेत्रों में भी विस्तृत होने में सहायता प्रदान करता है, वो था लोहे का उपयोग, क्योंकि इसकी सहायता से वे अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते हैं तथा इसी के साथ साथ वे अलग अलग तरह के कृषि उपकरणों का भी निर्माण करते हैं, जो कि उन्हें कृषि में सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के राजगीर परगना में कौन सा स्थानीय नेता, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के राजगीर के हैदर अली खान स्वयं को राजा घोषित कर लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बिहार के राजगीर परगना के हैदर अली खान स्वयं को राजा घोषित कर लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं और हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो जरा देखेंगे, बिहार पंचायती राज के अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यह कथन बिल्कुल सही है। हमारा डी कथन बिल्कुल सही है कि बिहार पंचायती राज के अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात तो 1 वर्ष में कम से कम 4 बैठकें अवश्य होनी चाहिए। 4 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन 4 से कम बैठकें नहीं होनी चाहिए। 2 बैठकों के बीच में 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और 1 वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन डी राइट होगा इसका। बिहार पंचायती राज के अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में पर्वतीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को, जो पर्वतों के तलीय भाग में जो पर्वतों से नीचे उतरते हैं जो मिट्टी मिलती है हमें, उसे पर्वत पदीय मिट्टी कहते हैं। तो बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के क्षेत्र को भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान देंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी यानी किसे जाता है, बख्तियार खिलजी को जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये थे बाबू दीप नारायण सिन्हा। ये थे बाबू दीप नारायण सिन्हा। बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयासों के फलस्वरूप ही बिहार में बिहार प्रांतीय कांग्रेस, जरा इस नाम को ध्यान से पढ़ेंगे, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हो पाता है। बिहार में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयासों के फलस्वरूप ही हो पाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छी तरह से हुए और यहां के नेता अहिंसा का मार्ग समझते हैं। तो वह प्रदेश था बिहार। वह प्रदेश था हमारा बिहार। महात्मा गांधी ने बिहार के बारे में कहा था कि बिहार वह भूमि है जहां के लोग असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यों को बहुत अच्छी तरह से करते हैं और बिहार के नेता अहिंसा के मर्म को अच्छी तरह से समझते हैं। वह प्रदेश था हमारा बिहार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र विदेह हुआ करता था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था वो विदेह था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहां से मिलता है? तो बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मनेर ताम्रपत्र लेख से मिलता है। मनेर में एक ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि बिहार पर गढ़वालों का आधिपत्य था। तो बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहां से मिलता है? मनेर ताम्रपत्र लेख से। ऑप्शन ए, मनेर ताम्रपत्र लेख से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 26 मई 1858, इस डेट को ध्यान रखेंगे, 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? आजमगढ़ पर। आजमगढ़ पर कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो वो जिला था आजमगढ़। कुंवर सिंह 26 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीली तथा रेशेदार खनिज, एस्बेस्टस जो है वो एक चमकीला और रेशेदार खनिज होता है, तो केवल इसे ध्यान रखेंगे। बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में एस्बेस्टस मुंगेर जिले में पाया जाता है। बिहार में एस्बेस्टस की खदानें मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार में एस्बेस्टस की खदानें बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? तो राजा मान सिंह ने। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? राजा मान सिंह रोहतास को अपनी राजधानी बनाते हैं। राजा मान सिंह रोहतास को अपनी राजधानी बनाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा इसको ध्यान रखेंगे। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो बिहार में नेपाली मंदिर हाजीपुर में स्थित है। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो नेपाली मंदिर बिहार के हाजीपुर में स्थित है। बिहार के हाजीपुर में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को कितने भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है? तो बिहार जो है उसमें मूल रूप से भूकंप जोन 3 और 4 आते हैं और कुछ क्षेत्रों में भूकंप जोन 5 का भी प्रभाव देखा जाता है। यानी बिहार में मूल रूप से बिहार को हम लोग भूकंप जोन 3 और 4 में विभाजित करते हैं। बिहार के कुछ क्षेत्रों में भूकंप जोन 5 का भी प्रभाव देखा जाता है। यानी बिहार जो है वो 3 भूकंप जोनों में बंटता है, भूकंप जोन 3, 4 और 5। तो बिहार को कितने भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है? तो बिहार को 3 भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है।
बिहार को 3 भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो कर्नाट वंश के उदय के समय बिहार में पाल राजा रामपाल का शासन था। प्रश्न में पूछा जा रहा है किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो बिहार में कर्नाट वंश के उदय के समय पाल शासक रामपाल का शासन था। पाल शासक रामपाल का शासन था। पाल वंश के राजा कौन थे उस समय? रामपाल। चलिए अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो वह पहला राज्य जिसने अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा दिया वह बिहार था। वह पहला राज्य जो अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा देता है वह बिहार था। अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल, यहां तेल ऐड करेंगे, वनस्पति तेल बनाने का कारखाना कहां स्थित है? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना पटना और औरंगाबाद में स्थित है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना पटना और औरंगाबाद में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।